There is a lot of flora and fauna present on a place, and we cannot study these large amount of these organisms, plants as well as animal here. That's why we classify them into different different groups on the basis of their similarity to make the study easy. संसार में ढेर सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हम लोग जो है उन सब की स्टडी एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया जाता है सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस के बेस पर। तो इस तरह से देखा जाए तो हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं, और क्लासिफाई करने पर अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी करते हैं तो उससे हमारे पास सारे ग्रुप की, उस पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स की जानकारी मिल जाती है। अब हम कुछ ही ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे और उनको एक वास्ट नॉलेज, एक ढेर सारे वैरायटी का जो है सारे फीचर्स पता चल जाएंगे, इसीलिए हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं। हियर डाइवर्सिटी कैन बी स्टडीड बाय identification, nomenclature, and classification. These are the three criteria upon which we study the various types of diversity of the plants and animals. Here, first of all, we move to the first criteria, that is known as identification. What is the identification? To recognize an individual on the basis of certain special features by which we can recognize a organism. तो अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया सिंपली कि पहचानना। सपोज दैट कि हम किसी अगर जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे हमको चार पैर के कोई जानवर मिल जा रहे हैं, और उनमें भी छोटी सी पूंछ है, पूरे बॉडी पे हेयर्स हैं, आईज हैं, बड़े बड़े दांत हैं, क्लॉ हैं, पंजे हैं, तो इट मीन्स दैट कि वो इट मे बी वुल्फ, डॉग, पैंथर, लॉयन, टाइगर, कुछ भी हो सकता है। बट सपोज we can clearly observe that there is a yellow colored body with the black linings, then we have already a mind makeup to identify a tiger. अगर हम कहते हैं कि येलो कलर की बॉडी है और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है, दैट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर कि वो एक कार्निवोरस एनिमल टाइगर है। And when there is a particular patches on the body, then we recognize that organism as the panther. अगर हम किसी जानवर को पहचान लेते हैं, दैट मीन्स कि हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ता है, और नाम देने की प्रक्रिया को हम जो है नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों का आता है, दैट इज द नॉमेनक्लेचर। दैट इज नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना, नॉमेनक्लेचर। हियर व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर? किसी भी चीज का नाम रखना, नेमिंग ऑफ एन इंडिविजुअल।
on the basis of their features is called as nomenclature. नामकरण करना। तो सबसे पहले कि नामकरण करना, तो नामकरण करने के लिए, नाम रखने के लिए उनमें कुछ जो है स्पेशल टाइप के क्राइटेरिया को अपनाया जाता है, बट पहले ऐसा नहीं था। There was a scientist who is known as father of taxonomy and it will discuss in later on the topics. आगे कुछ टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी के फादर जो थे वो कैरोलस लिनियस थे, और उन्होंने ही आगे फिर क्लासिफिकेशन और उस क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले टर्म्स, नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाया था और दिया भी था। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, बिकॉज ही स्टार्टेड द फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स ए सिस्टमेटिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन of all kinds of organisms. Here nomenclature, it means that naming of organism. Suppose that when we take a name of a person, it have two parts, their specific name and their title. Here in the nomenclature we clearly put a name towards a plant and animal. Nomenclature हम लोग Nomenclature was first started by Mr. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, who is known as father of taxonomy, and here he gave the terms, various terms, taxa and thereafter taxonomy for the classification of different individuals. कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, इन्होंने एक सिस्टम दिया था, ही प्रोवाइडेड ए सिस्टम, कैरोलस लीनियस provided a system for naming called binomial nomenclature. बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने जो है दो नाम दिया था, तो हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे, लेकिन लिनियस के बाद में दो संस्थाएं हैं जिन्होंने इनको फिर आगे रूल्स रेगुलेशन देकर एक सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड किया फॉर द नोमेनक्लेचर. Binomial nomenclature given by the Linnaeus. In this nomenclature, two names given for a organism, an organism. Here, two names given for an organism, that is first name genus and second name is species. Here genus and species both are used for naming, but here ICBN and ICZN, there are two institutes that provide the approval as well as the classification of organism. These naming is further governed by the ICBN and ICZN. Here, for example, mango. Mango scientific name is Mangifera indica. And Mangifera. Mangifera represents genus and indica represent species. This is the scientific name of
mango. Mangifera indica. Mangifera denotes genus and indica denotes species. Here, बाद में कैरोलस लिनियस साहब के बाद में जो है ICBN और ICZN दो संस्थाएं आई जो अब सारे ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग और उनके अप्रूवल को देती हैं. दैट इज known as ICBN and ICZN. Yes, see here, binomial system. It was governed by ICBN and ICZN, International Code for Botanical Nomenclature. This organization is responsible for classification as well as naming of the plant. And ICZN, Z indicates that the International Code for the Zoological Nomenclature. Zoological nomenclature, it means that they are responsible for the naming of animal organisms. Here, binomial system help us to solve the problem of languages, and these ICBN and ICZN both provide certain rules and regulation for naming of organisms. ये दो संस्थाओं ने कुछ नियम कानून दिए हैं जिनके बेस पर ही हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से नॉमेनक्लेचर करने लगा तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड देयर नेम. हियर तो ICBN ICZN ने जो रूल्स दिए उसी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया जाता है, और ये रूल्स रेगुलेशन मॉडिफिकेशन है उन रेगुलेशंस का जो इनके पहले लीनियस ने दिए थे. लीनियस ने जो कुछ भी नामकरण करने के लिए क्राइटेरिया डिसाइड की थी उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था. तो इन्होंने सारे के सारे जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको लैटिन लैंग्वेज में यूज़ किया था, जबकि लीनियस ने कुछ ऑर्गेनिज्म को ग्रीक वर्ड में डिस्क्राइब किया था. अब ग्रीक वर्ड से लैटिन वर्ड का कन्वर्जन नहीं किया गया है, बल्कि जो नाम लीनियस ने रख दिए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उन नामों को एज सच ICBN और ICZN ने एक्सेप्ट कर लिया, ताकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया. अगर दूसरे नाम भी रखे गए हैं तो उनको भी इंडिकेट किया जाता है कि इट वाज गिवन बाय द लीनियस. हियर रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. नामकरण के जो रूल्स होते हैं वो ICBN और ICZN ने दिए हैं, और वो रूल्स या रेगुलेशन दिए क्या हैं? दिए हैं कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं. दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वेरियस बुक्स, बट हियर द नेम should be in Latin language. Yes. अगर हर आदमी अपनी अपनी भाषा में नामकरण करने लगा, नेमिंग करने लगा, तो सपोज दैट कि इन हिंदी वी यूज बिल्ली, वर्ड बिल्ली हम लोग यूज करेंगे हिंदी के लिए. इन केस इंग्लिश देयर इज यूज कैट and some other person named that similar animal in their own language. और कोई दूसरा आता है तो वो अपने नाम से जानेगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर संस्कृत में रहेगा तो मार्जरी या बिलावा कहेंगे. बट इफ every person have no knowledge of all kinds of languages, then there is a problem arise to understand the particular organisms or their features. हम गए कहीं पर और बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, और बाकी जितने भी वहाँ पे पर्सन हैं या जो लोग हैं वो जो है हिंदी लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कि हम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कैट कहेंगे और बाकी लोग जो है उसको नहीं समझेंगे. क्यों नहीं समझेंगे? बिकॉज दे हैव नो नॉलेज ऑफ हिंदी. तो अपनी भाषा में वो नहीं समझते हैं, इसलिए एक कॉमन भाषा का यूज़ करना चाहिए जिससे हम वहाँ पर सारे यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन कर सकें. ओके,
या लैटिन लैंग्वेज, अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि व्हाई लैटिन लैंग्वेज इज यूज्ड, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज, इट इज नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन। बातचीत की भाषा में हम लोग यूज नहीं करते हैं एट प्रेजेंट टाइम इन द वर्ल्ड। हम लोग इस समय दुनिया में लैटिन भाषा को बोलते या यूज नहीं करते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये टोटली सेपरेट एक अलग भाषा हो गई, और इसके सारे वर्ड्स और इसके इस लैंग्वेज को हम लोग केवल क्लासिफिकेशन के लिए यूज करने लगे। तो इस क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर के रूप में ये भाषा आज भी जिंदा है, और उसको हम लोग सक्सेसफुली लैटिन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज जो है अडॉप्ट कर लिया गया। सेकंड थिंग इज द नेम शुड हैव टू पार्ट्स। सेकंड, the name should have two parts, as we studied earlier, that is generic name, genus, and a specific name, that is species. Here, तो आप देख रहे हैं कि नाम में दो हिस्से होंगे जिनको हम लोग जीनस और स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और भी है कि हम जीनस और स्पीसीज को अगर लिखते हैं तो व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी इन द राइटिंग ऑफ दीज नेम्स। तो थर्ड है, हियर इज द थर्ड रूल। थर्ड रूल इज दैट these names started with capital letter in genus, yeah, and small letters in species. For example, Mangifera indica. Mangifera and indica, both Mangifera indica both have the name, scientific name, language is Latin, and the starting is done as per the capital letter in the genus. M is capital, M capital है, and इंडिका में I स्मॉल है। I ये इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, और मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों जो है रूल्स को यूज किया गया है। एंड लेट्स कम टू द थर्ड नेम, sorry, fourth rules. Fourth rule is here, when these names published it should be in italics, and when handwritten it should be underlined separately. It should be underlined separately. इनको हम लोग सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं, लाइक मैंगीफेरा, इसको अंडरलाइन कर दिया, और इंडिका, इनको अंडरलाइन, मैंगीफेरा इंडिका, इनको दोनों को जो है सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज
after the identification, nomenclature and thereafter the classification. तो अब हम लोग मूव करते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ डिफाइनिंग फीचर्स के बेस पर, स्पेशल फीचर्स के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। हियर क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये टैक्सा वर्ड जो है लिनियस ने यूज किया था, तो इसी के बेस पर वर्ड टैक्सोनॉमी आया है। टैक्सा मीन्स डिफरेंट कैटेगरी, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ, या तो सिमिलैरिटी होगी या डिफरेंस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो दोनों क्राइटेरियाज को लेकर जो है ये डिसाइड किया जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखना है। सपोज दैट कि हमने जो है ये देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है हैविंग क्लॉ इन देयर फोर लिम्स, उनके आगे के पैरों में जो है पंजे पाए जाते हैं, नुकीले दांत हैं। ये इंडिकेट करता है कि दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। तो इस तरह के अब जो भी जीव मिलेंगे, अगर इस तरह का फीचर्स उसमें पाया जाता है, इट इंडिकेट्स दैट दे आर ए कार्निवोरस ग्रुप्स लाइक एज द पैंथर, like as lion and other organisms that have the similar property. Here classification की स्टडी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन studied in a particular branch of science that known as taxonomy. Here the process of classification and their study is called taxonomy. टैक्सोनॉमी कहते हैं किस तरह से हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को किस तरह से एक मैनेज्ड वे में ले चलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप आगे पढ़ेंगे कैटेगरीज, तो उन कैटेगरीज को एक सिस्टम वाइज आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं। इनको हम लोग नाम देते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक arrangement of organisms in the classification is called systematics. Both are similar type of term, taxonomy and systematics. दोनों देखने में सिमिलर हैं, लेकिन ये प्रोसेस है और ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ही हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और सिस्टमैटिक वर्ड लैटिन वर्ड से आया है सिस्टीमा, and this word and their process is used by the Linnaeus in his book known as Systema Naturae. Both terms used by the Linnaeus in their book. Terms used by Linnaeus in his book Systema Naturae। ये जो बुक है इन्होंने ही लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक्स में उन्होंने अपना सारा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया था। अब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है क्या क्या, तो चलिए अब उसको मूव करते हैं। चूँकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, तो इसीलिए उनको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या लीनियन हायरार्की के रूप में जाना जाता है।
Here is a definition about the taxonomic hierarchy. Taxonomic categories जो होती हैं उनको systematic way में arrange करना. Arrangement of various taxa. Taxa, you know that the categories into a systematic order. Systematic order have two manners. That is the in increasing order as well as in decreasing order. Okay, here. Increasing order in decreasing for study is called taxonomic hierarchy, and another name is also given as hierarchy of classification. इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बिकॉज दिस हायरार्की वाज गिवन बाय द लीनियस सो कॉल्ड एज लीनियन हायरार्की. इसी को हम लोग जो है लीनियन हायरार्की के नाम से भी पढ़ते हैं. तो there are three name: taxonomic hierarchy, hierarchy of classification and linear hierarchy. अब ये linear hierarchy क्या कहती है? वो कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, और उन कैटेगरीज के नाम क्या क्या थे और उनमें हम कौन कौन से वर्ड्स या नेमिंग यूज करते हैं. लेट्स कम टू द टॉपिक हियर. इन दिस hierarchy of classification there are seven categories given by the Linnaeus. These seven categories Linnaeus gave seven categories for taxonomy. What are these categories? These categories are, अब इन कैटेगरीज को हम लोग कहते हैं फर्स्ट किंगडम, देयर आफ्टर फाइलम, देन class, then order, then family, and genus, and at the last species. तो आप देख रहे हैं कि ये 7 कैटेगरी दी गई: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. इन्हीं से 7 कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि उनको हम डिफरेंट नेम्स के द्वारा उस कैटेगरी में बांटते या बैठाते हैं. तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए फॉर एग्जांपल वी यूज एग्जांपल लॉयन. तो लॉयन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हम क्या क्या रखते हैं. लॉयन, यू नो दैट लॉयन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन अनदर. दैट इज इंडिकेट द फीचर ऑफ किंगडम. एनिमलिया, एनिमलिया indicates animal category. Thereafter, in this animal there is certain other features also present known as phylum. Phylum is the another category that represent the chordata. chordata ये फीचर्स बताता है जो फाइलम एक फाइलम के रूप में मिलेगा जिसमें नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड मिलता है. और क्लास, क्लास क्या है? मैमेलिया. ये अपने बच्चों को जन्म देंगे प्लस उनकी मिल्क फीडिंग कराते हैं, तो उनमें अलग अलग जो है फीचर्स पाए जाते हैं. कार्निवोरा, फैमिली, फेलिडी. फेलिडी फैमिली होती है. फेलिडी फैमिली जो है ये बिल्ली वाली कैटेगरीज होती हैं. तो ये बिल्ली के जैसा है लेकिन छोटी बिल्ली नहीं बल्कि बड़ी बिल्ली की तरह से होता है. एंड लास्ट 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिप्रेजेंट पैंथेरा एंड
Leo, Leo. These two categories makes the name of organism. That's why it should be underlined separately. इनको हम अंडरलाइन करते हैं. क्यों अंडरलाइन करते हैं? एज पर द रूल ऑफ ICZN. ICZN के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनके द्वारा हम इसको जो है अंडरलाइन करते हैं. ओके, तो आपने अभी तक देखा कि इन क्राइटेरिया पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं. अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन सेम होती है. किंगडम क्या होता है? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज तक जाता है. तो देयर आर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट किंगडम एंड देयर आफ्टर द स्पीसीज. तो हम लोग डेफिनेशन पे इसके जब चलेंगे तो देखते हैं किंगडम क्या होता है और फिर लास्ट में आएंगे स्पीसीज पर, क्योंकि बाकी सारे जो क्राइटेरिया हैं या कैटेगरीज हैं इनकी डेफिनेशन एज सेम होती है किंगडम लाइक. देन व्हाट इज द किंगडम? सी हियर, किंगडम अब होते क्या है? व्हाट इज किंगडम? तो हम लोग ये देखते हैं कि किंगडम कहते किसको है और कहते हैं तो वो है क्या. किंगडम बहुत सारे फाइलम का ग्रुप होता है. इट इज हाईएस्ट टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन that represent the group of various phylum, that represent group of similar phylums. ओके, और ये इसे एग्जाम्पल के रूप में क्या देखेंगे? तो अब एग्जाम्पल के रूप में आता है इसमें किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया वाला किंगडम, या प्लांटी, प्लांट वाले किंगडम, या एनिमलिया. तो ये सब जो है दे आर नॉट अंडरलाइन. ओके, तो ये मोनेरा है, प्लांटी है, एनिमलिया है, ये बहुत बड़े बड़े किंगडम है जिनमें इनके ऑर्गेनिजम्स को पुटअप किया गया है. फॉर एग्जांपल प्लांट को इसमें रखेंगे, एनिमल को इसमें रखेंगे, बैक्टीरिया को इस किंगडम में रखा जाता है. इसी तरह से सबकी जो है क्लासिफिकेशन डेफिनेशन इनकी जो है बन जाती है. तो किंगडम जो रिप्रेजेंट करेगा वो ग्रुप ऑफ फाइलम को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से और भी क्राइटेरिया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द फाइलम. तो हम लोग फाइलम पे चलते हैं. चूंकि बाकी सारी कैटेगरी सिमिलर होती हैं तो फिर लास्ट में स्पीसीज पे चलेंगे. हियर फाइलम. फाइलम द डेफिनेशन, इट इज हायर टैक्सा. टैक्सा मीन्स कैटेगरी. तो फाइलम कौन सी कैटेगरी है? फाइलम भी एक कैटेगरी है जो क्लास से बड़ी होती है, हायर देन द क्लास, एंड रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. कई क्लासेस का जिसमें सिमिलर फीचर्स पाए जाते हैं उनका जो है ये समूह होता है. तो रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. इट इज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो बड़े जीव हैं उनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सब में नहीं मिलेगा. दो ग्रुप्स में मिलता है. एक हो गया आपका जो इसमें मिलेगा उसको कहा गया है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, दे आर नोन एज कॉर्डेटा. और जिसमें नहीं मिलता है वो नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप में आते हैं. फिर उनको अदर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो इसका अर्थ ये हो गया कि कॉमन फीचर्स के बेस पर क्लासेस का जो ग्रुप होता है उसको हम फाइलम का नेम देते हैं. लेकिन फाइलम जो टर्म है वो प्लांट के क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि वहाँ पर हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ यूज किया जाता है डिवीजन. इन प्लांट इट इज कॉल्ड एज डिवीजन. तो वहां पर किंगडम के बाद फाइलम नहीं आएगा बल्कि डिवीजन आएगा. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थोड़ी सी चेंज होगी. किंगडम,
डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड देन जीनस। तो लास्ट में जब हम लोग चलते हैं तो वो पार्ट आ जाता है स्पीसीज का। तो फाइलम इसी तरह से सबके जो है क्राइटेरिया होंगे जो अपने से रिलेटेड कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल क्लास, इट इज द हायर कैटेगरी of higher taxa than the order and represent the group of related orders. It is based on the common features. Here also common feature used. It means that the definitions are same up to the here species. It is the unit of classification. सबसे छोटी यूनिट होती है जो किसी एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। It is the unit of classification upon which the whole classification is based। और इसी का हम लोग यूज करते हैं किस क्राइटेरिया के लिए? बायनॉमियल नेमिंग के लिए। तो स्पीसीज ही वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नामकरण करते हैं और जिसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये यूनिट होता है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है और ये हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंगो में हमने आपको बताया मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका इज द स्पीसीज एंड मैंगीफेरा इज द जीनस। हियर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस। तो होमो का मतलब ये जो है जीनस होता है और यहाँ पे सैपियंस जो है वो स्पीसीज के रूप में यूज किया जाता है। द फुल नेम इज होमो सैपियन, जीनस प्लस स्पीसीज। मैंगीफेरा इंडिका, जीनस प्लस स्पीसीज। तो इसका अर्थ ये हो गया स्पीसीज सबसे छोटा टर्म होता है जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अभी तक आपने जो है ये देखा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को इजी बनाने के लिए इसको यूज किया था। तो ये जितने भी आप क्राइटेरिया देख रहे हैं, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया, क्यों किया, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। तो हम लोग इसको जो है क्यों पढ़ते हैं, तो किसी भी क्लासिफिकेशन को या टैक्सोनॉमी को क्यों किया गया, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, तो टू स्टडी इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्राइटेरिया होगी कि एक जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है। दूसरा, टू मेक द स्टडी इजी, आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, स्टडी को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं। थर्ड क्राइटेरिया जो होती है, जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं और इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ये हो गया, और इनके द्वारा स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एज पर डेवलपमेंट। जैसे जैसे विकास होता है और उस विकास में कौन सा इवोल्यूशन जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी हम लोग क्लासिफिकेशन से करते हैं, टैक्सोनॉमी से करते हैं। तो आज आपने जाना कि किस तरह से हम लोग जो है आइडेंटिफाई किए, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटे, उनके अलग अलग नाम दिए और नाम देने के बाद उनके पूरे क्लासिफिकेशन को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए। ओके, अब नेक्स्ट जो भी पार्ट है उसमें हम लोग इस टैक्सोनॉमी को करने के लिए क्या क्या हेल्प लेते हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हेल्प करेंगी और उनका क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करेंगी। तो
तो इस चीज को जानने के लिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे, एंड दैट विल द टैक्सोनॉमिक एड। तो ये टैक्सोनॉमिक एड क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।